हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जितने भी ये प्रश्न है दोस्तों, सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। हम अपने मन से एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए हैं। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सब के सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? क्या गंगा घाटी, या ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा घाटी, या ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी, या ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र घाटी? तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे, सिंधु घाटी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता थी। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन काल में बड़े एवं विकसित नगरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता काल में ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो क्या गयासुद्दीन तुगलक थे, या मोहम्मद बिन तुगलक थे, या फिरोज शाह तुगलक, या बलबन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक की यह नीति असफल हुई। जितने ये टोकन सांकेतिक मुद्रा वेतन देते थे, इनकी ये जो नीति थी ये असफल हुई। लोगों ने घरों में ही टकसाल खोल लिए एवं धातुओं को पिघलाकर स्वयं सांकेतिक मुद्रा बनाने के लिए लग गए और इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे लॉक होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर एग्जामों कि जितने आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करेंगे उतने ही आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सीटेट का एग्जाम ऐसा है कि प्रीवियस ईयर जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग को एसएसटी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बार बार यही प्रश्न उठाकर पूछते हैं। तो जितने हम प्रीवियस ईयर कराए हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से ये प्रैक्टिस सेट कराए हैं और हर एक सब्जेक्ट की मैराथन आती रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इमारतें और किले हमें डैश समझने में सहायक होते हैं? क्या ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता? ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना? ऑप्शन नंबर सी, जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को? और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, ए और बी। ए और बी सत्य है। इमारतें और किले में हमें ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता समझने में सहायक होते हैं और राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। ए और बी सत्य है, सी और डी नहीं दोस्तों। ये सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में दोस्तों ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? क्या कुणबी कहा जाता था, या देशमुख कहा जाता था, या सूबेदार कहा जाता था, या पेशवा कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, कुणबी कहा जाता था। ये जो कुणबी है दोस्तों, इसे पारंपरिक रूप से हम कृषक में क्या ये कृषक समुदाय माना जाता था इन्हें कुणबी को, जो मराठा साम्राज्य के विस्तार एवं मजबूती प्रदान करने में कुणबी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कुणबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नाथ पंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी? तो देख लेते हैं कौन सी समानताएं थी। कर्म कांडवाद या अनुसरण, या श्वसन के व्यायामों का अभ्यास, या संसार का परित्याग? तो नाथ पंथियों और सूफियों के बीच जो समानताएं थी केवल और केवल सी हम लोग लॉक करेंगे,
संसार का परित्याग। संसार का परित्याग, इन दोनों के मध्य ही समानता थी। ये दोनों ही संसार का परित्याग करने के पक्षधर थे। और नाथपंथी हिंदू धर्म का एक धार्मिक पंथ है जो मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। नाथपंथी और सूफियों के बीच जो समानताएं थी वो संसार का परित्याग था। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुने। तो देखिए ABC क्या है और ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सही है। देखिए, उनका जीवन यापन संकट में था, बिल्कुल औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों में उनका जीवन यापन संकट में था, बिल्कुल सत्य है। बी क्या कह रहा है, बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था, बिल्कुल ये भी सत्य है। उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे, बिल्कुल सत्य। यानी कि ABC तीनों के तीनों सत्य हो गए। तो ABC किस ऑप्शन में है, तो 4 ऑप्शन में है, यानी कि 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा A, B और C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, वर्ष 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया। सामूहिक या सामाजिक भोज, या अंतर जातीय विवाह, या विरोध प्रदर्शन हेतु आगे बढ़ना, या मंदिर प्रवेश। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 लॉक करेंगे, मंदिर प्रवेश। अंबेडकर जी ने वर्ष 1927 और वर्ष 1935 के बीच मंदिर प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मंदिर प्रवेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेद समाज मतलब किससे विचारों से प्रेरित था। क्या रामकृष्ण मिशन के, या प्रार्थना समाज के, या सनातन धर्म सभा के, या ब्रह्म समाज के। तो वेद समाज ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में। कब, 1864 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई में की गई थी। इस संगठन ने ब्रह्म समाज के समान ही जातीय भेदभाव का विरोध किया, साथ ही इसने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं। विवेकानंद वेद समाज, राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। बिल्कुल केशव चंद्र सेन किससे जुड़े थे, तो ब्रह्म समाज से। तो ऑप्शन नंबर सी यही राइट हो जाएगा। तो सी किसमें है, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। केशव चंद्र सेन का संबंध किससे था, तो ब्रह्म समाज से था। और इसकी स्थापना देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कब, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल और केवल सी, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इसके लिए राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो ये क्या कह रहा है, आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लेगा। बिल्कुल सत्य है, ये भारत राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए ये ऑप्शन सत्य हो गया, एक कथन सत्य हो गया। बी देख लेते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करा जा सके। बिल्कुल सत्य। एल्बर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। सी भी सत्य हो गया। डी क्या कह रहा है, बाल विवाह निषेध एक्ट को वर्ष 1929 में पारित किया गया। देखिए, जो बाल विवाह एक्ट है ये 2006 में आया, 2007 में इसे पारित किया गया। जो बाल विवाह निरोधक एक्ट है वो 1929 में आया था। तो बाल विवाह निषेध एक्ट 2007 में पारित किया गया था। तो ABC सत्य हो जाएगा, डी गलत है। तो ABC किसमें है, तो ऑप्शन नंबर पहला में A, B और C सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। इसमें बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प देख लेते हैं कौन है। बंगाल का विभाजन लोगों के बिहार और उड़िया के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया। देखिए गलत हो जाएगा। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल नेताओं की शक्ति को कमजोर करना एवं आपसी फूट डालकर उनमें राष्ट्रवादियों की ताकत को विभाजित करना था। तो ये गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं। अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभावी को कम करना और लोगों में फूट डालना, बिल्कुल सत्य। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सत्य हो जाएगा। सी क्या? यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 लाख हो जाएगा। केवल बी सत्य है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था। क्या अभिप्राय था? गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। बिल्कुल सत्य। यही पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध करना था, क्योंकि सामाजिक स्तर पर लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 कितना? संविधान के अनुच्छेद 15 16 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, तो उसने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध की। और एक वर्ष 2019 में, कब? 2019 में दोस्तों एक आया था, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए भी सरकारी नौकरियों में 10% की छूट। आप लोग देखे होंगे हाल ही में 2019 में ये आया है। जनरल कैटेगरी लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि सामान्य गरीबों को भी सरकारी नौकरियों में शामिल किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर पहला ये राइट हो जाएगा। गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पठार के संदर्भ में तो देख लेते हैं पठार के संदर्भ में क्या है। पठार में खनिजों की प्रचुरता थी। बिल्कुल ये क्या है? ये सत्य हो जाएगा। पठार में खनिजों की प्रचुरता थी। जो छोटा नागपुर का पठारी है, उस प्रदेशी खनिज संपदा के मामले में भारत का रूढ़ प्रदेश कहलाता था। तो वहां पे क्या है? पठार में खनिजों की प्रचुरता थी दोस्तों। बी क्या है? लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। बिल्कुल सत्य है। जो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टी में लौह एवं एल्युमिनियम के सिलिकेट की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसके साथ ही इसमें आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होती है। इसमें कपास, गन्ना एवं बाजरा का उत्पादन अधिक होता है। तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा बी भी सत्य हो जाएगा। पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। देखिए सबसे उपयोगी क्षेत्र नहीं है, ये गलती हो जाएगा। डी क्या कह रहा है? पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा। ए बी डी तो सत्य हो गया। पठारी क्षेत्र में नदियां प्रायः ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है, मतलब जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसे कि केवटी जलप्रपात हुआ, टुंडू जलप्रपात, केरुआ, बुढ़वा, कुंजली, सब क्या है? ये सब दक्षिण पठार के प्रमुख जलप्रपात हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? पठारी में तो पाए जाते हैं। तो ए बी डी, ए बी और डी किसमें है? तो ए बी डी ऑप्शन नंबर देखेंगे 4 में है। तो ए बी डी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कथन ए, सभी देशों ने निश्चय किया कि यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। संदर्भ रेखा से शुरू की जाए, बिल्कुल सत्य। जो यामोत्तर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वहीं से शुरू होती है। तो ये सत्य हो गया। सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। बिल्कुल सही है। सभी यामोत्तर देशाई की लंबाई समान होती है, लेकिन समानांतर नहीं होती है। और ये सभी रेखाएं क्या होती है? ध्रुवीय पर बिंदुओं पर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए है, ये सभी समान तो होती हैं, लेकिन समांतर नहीं, और एक ही ध्रुव पे क्या होती हैं? मिलती हैं। तो ये क्या है? ए कथन भी सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ये दूसरे से अलग है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है ए की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न जोड़ों पर विचार करें। उत्तर अयनातन 21 जून, दक्षिण अयनातन 22 नवंबर, विषुवत 21 मार्च।
तो कौन सा सत्य हो गया? देखिए उत्तर अयनातन 21 जून सत्य हो गया, दक्षिण अयनातन ये गलत हो गया, क्योंकि ये 22 नवंबर नहीं है, यह घटना 22 दिसंबर को घटित हुई थी, तो ये गलत हो गया। विषुवत 21 मार्च ये भी सत्य आ गया, यानी कि ए और सी सत्य है, बी गलत है। क्योंकि जो ये उत्तरी अनाथ का तात्पर्य यही है दोस्तों कि सूर्य 21 जून को सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जैसे माने पृथ्वी है, ये बीचों बीच से मकर रेखा जाती है, और ये विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो सूर्य लंबवत पड़ती है किसमें? 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, इसके उत्तरी अयनांत कहते हैं। और जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा भौगोलिक स्थिति है इसकी, तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और दक्षिणी अयनांत का तात्पर्य मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने से, और ये घटना 22 दिसंबर को घटती है, जो ये 22 नवंबर दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए और सी सत्य है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? देखिए ये हमारी ग्लोब है, बीचों बीच में माने देशांतर है, इसके इधर जाएंगे तो पीछे होगा, इसके आगे जाएंगे तो पूर्व होगा, पश्चिम इधर होगा पीछे, तो घटेगा सुबह इधर अपराह्न होगा। तो देख लेते हैं, तो दिया है कि 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, यानी कि पश्चिम की बात कर रहा है, इधर करेगा, यहाँ से हमारे देशांतर बीचों बीच से। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का होता है, तो 25 डिग्री बराबर कितना होगा? तो यानी कि 4 गुणे 25, यानी कि 25 चौको 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट के बराबर होगा 25 डिग्री। जब 1 डिग्री 4 मिनट, तो 25 डिग्री 100 मिनट, 25 चौके 100, तो 100 मिनट में कितने घंटे होंगे? यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, ये 100 मिनट है, तो यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा 40 मिनट हुआ। तो जब 1 घंटा 40 मिनट हुआ तो हम क्या करेंगे बताइए अब? यानी कि 12 में से क्या करेंगे? 12 में से 1 घंटा 40 मिनट घटा देंगे, क्योंकि जब 12 बजेगा तो पश्चिम की पीछे की तरफ पूछा है, तो 12 से घटा देंगे, और जब यही पूर्व आगे की ओर पूछता तो 12 जोड़ देते। तो 12 यानी कि 11:60 में 1:40 घटाएंगे तो कितना होगा? यानी कि 10:20, यानी कि 10:20 पूर्वाह्न होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। क्या? वनों के आधार पर प्रकार की पहचान कीजिए। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं और यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होते हैं। तो क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, या शीतोष्ण सदाबहार वन है, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या शीतोष्ण पर्णपाती वन? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ दोस्तों अधिक वर्षा के कारण यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ पर्णपाती वन भी मिलते हैं, परंतु वृक्ष अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिरते हैं, इसलिए वन सदा घने लगते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं, जो ये हमारी पृथ्वी है, जो बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है, यानी कि विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री कहते हैं इसे। तो यही है दोस्तों, देखिए इसी के बीचों बीच क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है देखिए, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के 11 देशों में फैला है दोस्तों। तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, कितना है कि 9.2 मिलियन है, 10.45 मिलियन नहीं है। बी क्या कह रहा है? ये ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है।
बिल्कुल सत्य, बी हमारा सत्य हो जाएगा। सी देख लेते हैं, सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चटाई सतह भी शामिल है, बिल्कुल सत्य सी। यानी कि बी और सी सत्य है, ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी सही है जबकि ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ये कहा है जैसे कि निम्न सबसे पहले निम्न परत, फिर उससे ऊपर ऊपर ऐसे उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए सही क्रम इनका क्या है, पहला भूमि परत, फिर झाड़ीदार परत होता है, उसके बाद तरुण वृक्ष, फिर वितान, फिर उद्गामी परत। यह वनस्पतियों के विभिन्न इकाइयों को प्रदर्शित ऐसे करते हैं। तो पहला भूमि परत हो गया, तो किसको देखेंगे, यानी कि AEDCB किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 AEDCB ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी पौधों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे अस्थायी पौधों के संबंध में कौन सा कथन सही के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती हैं, नहीं। ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, गलत हो जाएगा। ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। ये जो अस्थायी पौधे वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है, जैसे वाणिज्यिक पवन, पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पवन, ये सभी क्या है, ये सभी अस्थायी पवने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप, क्या धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप या आपतन की मात्रा उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। बिल्कुल, आतपन सूर्य ताप की जो आतपन की मात्रा होती है वो उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है, ये सत्य है। बी क्या कह रहा है देख ले रहे हैं, नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है, देखिए गलत हो जाएगा। क्योंकि नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं, इस कारण नगर के माध्यम भाग का तापमान ऊंचा बना रहता है और इसमें ऊष्मा दीप कह जाती है। यहाँ पे क्या ठंडी हवा को नहीं रोकते हैं, गर्म हवा को रोकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन ये सी यानी कि ए और सी दोनों सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा, ए और सी, क्योंकि बी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए मिलान करना है दोस्तों। देखिए कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ देखते हैं किसमें है, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसमें आता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। तो दोस्तों जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो खैरा यानी कि जत्था में जाएंगे। कटीली झाड़ियाँ किसमें, खैरा यानी कि जत्था में। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा खोजेंगे किसमें, चौथा ही में लॉक हो गया मेरा, क्योंकि ए का इसमें चौथा है, इसमें तीसरा है पहला, तो ए का दूसरा ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा पहला ही सत्य हो गया। तो कटीली झाड़ियाँ खैरा जत्था हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि बी का तीसरा आमनुस हो जाएगा, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सी का चौथा यानी कि नीम, मैंग्रोव वन यानी कि सुंदरी। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार आप लोग, देखिए टैगोर के यानी कि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही है, तो देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं। प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बिल्कुल सत्य, ये प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम के महत्व को दिए थे। कला संगीत और मृत्यु पर बल देना, क्या कला संगीत और मृत्यु पर बल देना, बिल्कुल ये भी एक इनका हिस्सा था, इस पे बहुत सहयोग किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी का आलोचना, देखिए पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी आलोचना नहीं किए थे, इसके समर्थन किए थे। तो यहाँ पे पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी आलोचना नहीं किए ये, बल्कि उन्होंने इसका समर्थन किया, तो ये सी गलत हो जाएगा, ए और बी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
देखिए, जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रिता को दर्शाता है। क्या जनसंख्या पिरामिड के जो मध्य भाग की ओर जनसंख्या केंद्रीकरण है वो उच्च आश्रिता को दर्शाता है? बिल्कुल, देखिए उच्च आश्रिता को नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो शीर्ष वाला भाग होता है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों इसमें जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग ऐसे मान लीजिए किया है, ये हो गया, तो ये मध्य भाग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो भी देख लेते हैं, वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो जनसंख्या दिखाई दे रही है वयोवृद्ध यानी कि एज, जो सबसे एज है उसकी आश्रिता जनसंख्या दिखाई देती है। बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। बी। सी क्या है, चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है वह जन्म मृत्यु की उच्च। बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या पिरामिड के जो मध्य भाग है दोस्तों, ये जो मध्य भाग बता रहा है पहला, देखिए इसमें क्या है, इसमें बी और सी तो सत्य हो गए। जो ये जो हमारा जनसंख्या पिरामिड मध्य भाग पूछ रहा है, इसमें मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण युवा या कामकाजी जनसंख्या को दर्शाता है, न कि उच्च आश्रिता को। तो यहाँ पे ए क्या होगा, गलत हो जाएगा, बी और सी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इस पे कृषि के प्रकार के, तो ये क्या कह रहा है, तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। बिल्कुल मिश्रित कृषि में होता है, ऑप्शन पहला सत्य हो गया। बी देख लेते हैं, स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। ये भी सत्य है। इन सबका क्या है, प्रकार है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, इसको स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियों को नष्ट कर जला दिया जाता है। तो ए बी सी तीनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, वर्ष 1964 में किस किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? क्या भारत या दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम हेतु नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, जो उस टाइम राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्या राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी लिंडन बी जॉनसन ने इस अधिनियम को पारित करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। आर क्या कह रहा है, लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बिल्कुल सत्य, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करा है, क्योंकि समुद्र के समीप जीवन का यापन पर्वतीय क्षेत्र जीवन से बहुत भिन्न होता है। बिल्कुल सत्य है। और लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। जब वहां पर रहने जाएंगे तो अपने उस वातावरण के अनुसार क्या करेंगे, रहन सहन करने लगेंगे। तो ए और आर दोनों सत्य है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन ए पहला हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। क्या आरोही क्रम में, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो पहले कौन सा आता है, तो पहले ग्राम पंचायत आएगा कि पंचायत समिति आएगा? तो पहले दोस्तों ग्राम पंचायत आएगा, यानी कि पहले बी आएगा, तब जाके पंचायत समिति आएगा, तब ए, और उसके बाद जिला परिषद यानी कि सी, यानी कि बी ए सी, पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तब जाके जिला परिषद। और ये जो पंचायत राज संस्था है, इनके जनक बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्था का जनक कहा जाता है। वर्ष 1992 में, कब दोस्तों, वर्ष 1992 में, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, बी, ए और सी क्रम से सजाना था। तो पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, तब जिला परिषद। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। थोड़ा लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।